दोस्तों आज 15 अक्टूबर है और हम लोग 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पर। तो आज का पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जिसे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे दिया जाएगा 3 अर्थशास्त्रियों को, डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन तथा जेम्स ए रॉबिन्सन को। तो इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है, इन्हें दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा इनको? तो विजेताओं को यह सम्मान संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं और ये समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं पर अध्ययन के लिए दिया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ये किस और नाम से जाना जाता है, किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित ये जानकारी। इस बारे में आगे बात कर लेते हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने कहा कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। समिति के अनुसार कानून के खराब शासन वाले समाज और आबादी का शोषण करने वाली संस्थाएं वृद्धि या बेहतर बदलाव नहीं लाती। तो क्या है? कानून के खराब शासन वाले समाज और आबादी का शोषण करने वाली संस्थाएं वृद्धि या बेहतर बदलाव नहीं लाती हैं। पुरस्कार विजेताओं के शोध ने हमें यह समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों अब सभी नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार सबकी घोषणा हो चुकी है और सबको एक साथ इकट्ठा करके मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया जाएगा जो जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा। ये कीवर्ड है एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा कब से कब तक निकाली जा रही है? तो 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। तो इस यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाई? तो इस बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार 14 अक्टूबर को एक अने मार्ग, पटना के एक अने मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास भी है, में आयोजित समारोह में हरी झंडी दिखाकर एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में होने जा रहा है। मतलब एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बिहार में होगा, पहली बार होगा जबकि ये आयोजन बिहार में होगा, राजगीर में होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इस संदर्भ में, मतलब महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के संदर्भ में ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निकाली जा रही है। ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निकाली जा रही है। यह यात्रा हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, झारखंड तथा बिहार के सभी 38 जिलों से अगर गुजरेगी तो 4 स्टेट्स जो है वो कौन कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और झारखंड, और बिहार के 38 जिलों से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉफी गौरव यात्रा कितने स्टेट से होकर गुजरी, तो 5, क्योंकि बिहार के 38 जिलों में तो बिहार भी एक राज्य हुआ, तो 4 + 1 5। इसके अलावा एक तरह से ये भी पूछ सकता है कि ट्रॉफी गौरव यात्रा इनमें से किस जिले से होकर गुजरी, इनमें से कोई एक, किस जिले ने किस राज्य से होकर गुजरी, इनमें से कोई एक राज्य का नाम दे देगा। बाकी के 3 राज्य ऐसे होंगे जिनमें ये
ट्रॉफी गौरव यात्रा नहीं गुजरी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य का नाम दे दे और बाकी स्टेट इनमें से कोई हो, तो विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह यात्रा हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। और बिहार में होने के कारण ये एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2024 कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर 2024 को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर 2024 को। डेट इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। हिंदी में भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर 2024 को। ये प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। आज का चौथा क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बारे में बातें कर लेते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। डेट 13 अक्टूबर, थीम है द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग यूथ फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। मतलब एजुकेशन फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। तो एक बार और थीम पढ़ देता हूं, द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग यूथ फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। ये भी याद कर सकते हैं, ये थीम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एजुकेशन फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। तो जब हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात करते हैं तो सेंडाई फ्रेमवर्क की बात जरूर आती है। तो क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क, इस बारे में बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम को कम करने और राष्ट्रों तथा समुदायों को आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता है 15 वर्षों का। 15 वर्षों के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम को कम करने और राष्ट्रों तथा समुदायों को आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए एक 15 वर्षों का एक गैर बाध्यकारी समझौता है। ये इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है और डेट इंपॉर्टेंट है 13 अक्टूबर। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। आज का पांचवा क्वेश्चन है, संघाई मास्टर्स टेनिस के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? संघाई मास्टर्स टेनिस के पुरुष एकल का खिताब तो यानिक सिनर ने। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के, किस देश के हैं यानिक सिनर? इटली के हैं यानिक सिनर। और शीर्ष वरीयता प्राप्त थे मतलब नंबर 1 सीड मिला था इनको। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक को
सीधे सेटों में 7-6, 6-3 से हराया। तो यहाँ सवाल हो सकता है, शंघाई मास्टर्स टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर ने। यानिक सिनर किस देश के हैं? इटली के। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक किस देश के हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविक जो है वो सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कल हम लोग बात करेंगे इस संबंध में राफेल नडाल के बारे में, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। कल के वीडियो में उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये आज का छठा और अंतिम वीडियो है जो क्रिकेट से संबंधित है, भारतीय क्रिकेट से संबंधित है। तो आज का छठा क्वेश्चन है, भारत ने 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 297 रनों पर 6 विकेट खोकर 297 रनों का स्कोर बनाया, जो किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी टेस्ट टीम के खिलाफ सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल स्कोर है। मतलब भारत का भी सर्वाधिक स्कोर टी20 में हो गया, किसी भी टेस्ट टीम का सर्वाधिक स्कोर हो गया, और किसी भी टेस्ट टीम ने जिसने कंसीड किया सर्वाधिक रन वो भी हो गया 297 पर 6, जो भारत ने बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। अब टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो नेपाल ने, जिसने मंगोलिया के खिलाफ पिछले वर्ष ग्वांगजू एशियाई खेलों में 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए थे। अब इसके आगे इस मैच में संजू सैमसन ने सेंचुरी बनाया, और उसने रिशद हुसैन जो बांग्लादेश के स्पिनर हैं उनके खिलाफ 5 छक्के लगाए 1 ओवर में। पहला बॉल डॉट रहा, उसके बाद अगले 5 गेंदों में उन्होंने 5 छक्के लगाए, और भारत ने इस मैच में 47 बाउंड्री लगाई, जो कि एक टी20 इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है 47 बाउंड्री का, जिसमें से 22 छक्का और 27 चौके लगाए, और भारत ने ये टूर्नामेंट 3-0 से जीता। और इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हार्दिक पांड्या।